हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर, दैट इज द चैप्टर नंबर 12, एनसीएलटी एंड एनसीएलटी मींस नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल एंड एपेलेट ट्राइब्यूनल्स। ओके, लेट्स कंटिन्यू। सबसे पहले, एंड दिस इज द रिवीजन वीडियो स्टूडेंट्स, सो आप जितना गो थ्रू करेंगे वीडियो से, मतलब आप ट्रेवल कर रहे हैं, डूरिंग द ट्रेवल यू कैन प्रेफर दिस वीडियो। आप सिर्फ जस्ट एयरपोर्ट एंड लीड्स लगाइए एंड देन स्टार्ट टू लिसन, बिकॉज उससे क्या होता है, हमें रिटेंशन पावर इंक्रीज होती है मोर एंड मोर अगेन एंड अगेन। अगर हम एक चीज को 100 टाइम सुनते हैं तो इट कैप्ट इन आवर माइंड। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, NCLT and NCLT. First of all, I will tell you what is the NCLT and NCLT. So let's start. NCLT क्या है? एक बॉडी है जो मतलब लाइक एडजुडिकेट मैटर, जो कि कंपनीज इन इंडिया उनसे रिलेटेड एनसीएलटी बनाई गई है। और एनसीएलटी से बड़ी हायरार्की होती है एनसीएलटी। सपोज दैट आप अगर इसके जो भी ऑर्डर आया और यू आर ए ग्रीव पार्टी बट यू डिफीट, आप मतलब आपके फेवर में नहीं आया केस, तो यू कैन फाइल एन अपील इन एनसीएलटी विद इन अ प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट। So without wasting a time, this is the revision video. I will not go in a depth. So let's start. First of all, definition, which is mentioned in a section number 407. So first of all, we will see the chairperson and judicial member, president, technical member. This is the most important thing, students. Chairperson एपलेट ट्राइब्यूनल में होता है, मतलब कि, और प्रेसिडेंट जो होता है वो ट्राइब्यूनल में। अगर मान लो आपका केस जो है वो एनसीएलटी में जा रहा है तो वहां पर प्रेसिडेंट होगा, और एनसीएलटी में जा रहा है तो वहां पर चेयरपर्सन होगा, मतलब चेयरपर्सन जो भी एटी का होगा। जुडिशियल मेंबर कौन होते हैं? जो भी एटी के या फिर ट्राइब्यूनल के मेंबर्स होते हैं जो कि अपॉइंट करे जाते हैं एज सच, और इंक्लूड्स होते हैं उसमें प्रेसिडेंट भी, चेयरपर्सन एज द केस में भी। और मेंबर्स कौन होते हैं? मेंबर या तो वो जुडिशियल का होगा या फिर टेक्निकल का होगा, ट्राइब्यूनल का या फिर एपलेट ट्राइब्यूनल रिस्पेक्टिवली, एंड इंक्लूड द ईएबी। ठीक है, प्रेसिडेंट मैंने बता दिया, प्रेसिडेंट कहाँ लगेगा? ट्राइब्यूनल में, और चेयरपर्सन कहाँ? एटी में। ठीक है, अब आ जाता है टेक्निकल मेंबर। टेक्निकल मेंबर का मेंबर ऑफ अ ट्राइब्यूनल या फिर वो एटी का होगा एज अपॉइंटेड एज सच। ओके, तो मतलब दिस इज नॉट, यहाँ पर क्या तीन लोग होते हैं, एक तो चेयरपर्सन और member, judicial member, technical member or president. President is always referred to the tribunal and chairperson always referred to the appellate tribunal. Okay, let's start further. Order. सेक्शन 1407 मैंने आपको स्टडी करा लिया, जिसमें इंक्लूड था कि हु इज द चेयरपर्सन एंड कहाँ पर चेयरपर्सन इंक्लूड होता है और कहाँ पर हमारे एपलेट ट्राइब्यूनल में प्रेसिडेंट, मतलब ये सब चीजें लिखी हुई है। मतलब मैं बता देती हूँ, चेयरपर्सन कहाँ होगा? चेयरपर्सन होगा हमारा एपलेट ट्राइब्यूनल में, और प्रेसिडेंट होगा हमारा 420, मतलब ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल, मतलब एनसीएलटी। देयर इज अ टॉकिंग अबाउट एनसीएलटी। ओके, लेट्स स्टार्ट। रीजनेबल ट्राइब्यूनल जो है, आफ्टर गिविंग अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटीज टू एनी पार्टी बिफोर प्रोसीडिंग विद इट, एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देके फिर ऑर्डर पास किया जाएगा। ये नहीं है कि एनसीएलटी हमारे डायरेक्ट ऑर्डर पास कर देगी विदाउट गिविंग एनी काइंड ऑफ द रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड। स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कोई भी अथॉरिटी ऑर्डर पास करने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर देगी ईच पार्टीज को, कि हम ऐसे ऐसे, मतलब इफ यू वांट टू से आपको कोई और एविडेंस शो करने हैं, डिस्क्लोज करने हैं, कोई और आपके पास एडिशनल ग्राउंड्स हैं, तो देयर इज अ लाइक, कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले हमारी जो ट्राइब्यूनल है वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर देगी। अब आ जाता है अमेंडमेंट इन ऑर्डर। ट्राइब्यूनल जो है मे एट एनी टाइम विद इन अ 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर विद व्यू टू रिस्पेक्ट, अगर मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है, मतलब वहां पर ट्रू ओपिनियन नहीं है, तो मतलब विद इन अ 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर पास्ड बाय द ट्राइब्यूनल, उसको हम लोग रेक्टिफाई करा सकते हैं अथॉरिटी को एप्लीकेशन देके। ऑर्डर पास बाय वो हमारी क्या है, हमारी अथॉरिटी खुद से वो ट्राइब्यूनल उसको रेक्टिफाई कर देगी, प्रोवाइडेड दैट नो सच अमेंडमेंट, कोई भी अमेंडमेंट नहीं होगी अगर उस ऑर्डर के खिलाफ आप ऑलरेडी अपील में जा चुके हो। मतलब सपोज दैट आज ऑर्डर पास हुआ ठीक है, और विद इन अ रिस्पेक्टिंग टाइम आप एनसीएलटी में चले जाते हो, और आपको फिर बाद में पता चलती है कि अरे दिस इज द मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, तो आप उस केस में क्या है, यू रिलिंक्विश, मतलब रिलिंक्विश तो नहीं, मतलब लाइक
आपके पास वो राइट नहीं है कि अब आप जाके उस ऑर्डर को रेक्टिफाई करा सको। वो सिर्फ बिफोर होता है, वंस यू अप्लाइड फॉर अ हायर अथॉरिटी फॉर अपील, तो वहां पर आप क्या राइट वहां पर लैप्स हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग रिवाइज करेंगे, ट्राइब्यूनल कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेard देगी, और अगर कोई मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है वो रेक्टिफाई करी जा सकती है, बट विद इन अ 2 year फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर पास्ड बाय द ट्राइब्यूनल। बट प्रोवाइडेड दैट का मतलब होता है यहाँ पर कुछ कंडीशन है या फिर कुछ यहाँ पर कोई एडिशनल है, मतलब सपोज दैट प्रोवाइडेड दैट आ गया, इन एडिशन का मतलब ये भी है और इसके बाद जो बोला जा रहा है वो भी है। बट प्रोवाइडेड दैट का मतलब ये होता है कि एक्सेप्शंस, लाइक कि कोई भी अमेंडमेंट नहीं होगी अगर आपने उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल कर दिए। अब सेंड ऑफ द कॉपी, ट्राइब्यूनल जो है सेंड करेगा कॉपी ऑफ ऑर्डर टू ईच द पार्टी, मतलब जो भी पार्टीज इन्वॉल्व है, कंसर्न है, उन सबको क्या करा जाएगा, कॉपी ऑफ ऑर्डर उनको सेंड करा जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्शन नंबर 420। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द 421 अपील फ्रॉम द ऑर्डर। अब हमें अपील करनी है किससे, एनसीएलटी का जो ऑर्डर आया था, वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम उसके अगेंस्ट अपील करना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब हमें उसके अगेंस्ट अपील करनी है, तो कोई भी पर्सन एग्रीव्ड है बाय एन ऑर्डर ऑफ द ट्राइब्यूनल अपील कर सकता है एपलेट ट्राइब्यूनल को, मतलब एनसीएलटी, मतलब नेशनल कंपनी एपलेट ट्राइब्यूनल। ठीक है, ऑर्डर मान लो कब हम अपील नहीं कर सकते एपलेट ट्राइब्यूनल को, कोई भी अपील नहीं होगी जहां पर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टीज ऑर्डर पास करा गया है। मतलब यहाँ पर अगर ट्राइब्यूनल में विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज ऑर्डर पास करा गया है, उस केस में वहां पर उसे मतलब राइट नहीं है कि वो अपील में जाए। ठीक है, अब आ जाते हैं पीरियड, मतलब टाइम कितना है। और अब हमारे पास ऑर्डर आ गया, ये तो है नहीं कि कभी भी 1 साल में 6 महीने में मुंह उठा के जाके अपील कर दो कि हम तो हमारे तो अब अपील करनी है या कुछ भी है, बट नो, देयर इज अ सर्टेन टाइम। आप उस टाइम के ड्यूरिंग अपील कर सकते हो। एवरी अपील कितने टाइम के अंदर अंदर, 80 में, अगेंस्ट किसके ऑर्डर के, ट्राइब्यूनल के, विद इन अ पीरियड ऑफ 45 days फ्रॉम द डेट ऑन विच द कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ द ट्राइब्यूनल इज मेड अवेलेबल टू द पर्सन एग्रीव्ड एंड इन सच फॉर्म एंड मैनर। जो भी फॉर्म फीस जो भी होगी अपील फाइल करने की, वो प्रिस्क्राइब्ड है रूल्स में। वो जब एप्लीकेशन फाइल करते हैं तब वहां पे वो रिस्पेक्टिवली देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अगर आप ऑर्डर ऑफ द ट्राइब्यूनल के अगेंस्ट अपील जाना चाहते हो कहाँ पर, एनसीएलटी में, तो विद इन 45 days, कहाँ से काउंट होंगे वो 45 days, जहां से मुझे ट्राइब्यूनल का ऑर्डर रिसीव होगा, मतलब अवेलेबल कराया है, मतलब फ्रॉम द डेट on which copy of the order of tribunal is made available to the person aggrieved and shall be in such form and manner as may be prescribed provided that। अब यहाँ पर कुछ एक्सटेंशन की बात आएगी टाइम की, सपोज दैट 45 days में नहीं हो पाता, देयर इज अ सम रीजनेबल ग्राउंड्स, तो यहाँ पर देखिए क्या एक्सटेंशन मिलेगा। ट्राइब्यूनल में एंटरटेन करी जाएगी अपील इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द 45 days फ्रॉम द डेट एज प्रेस्क्राइब्ड, बट विद इन अ फर्दर 45 days, मतलब आपको फर्दर 45 days मिलेंगे, प्रोवाइडेड दैट यू हैव टू मेंशन द ग्राउंड। अगर मान लो अथॉरिटी को लगा, मतलब ट्राइब्यूनल को लगा, एटी को, कि हाँ यहाँ पर कुछ सफिशिएंट कॉज थे जिसकी वजह से वो विद इन अ प्रिस्क्राइब पीरियड में अपील नहीं कर पाया, तो इस केस में क्या होगा, आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा फर्दर 45 days का, और उस केस में क्या है, आपको अपील फाइल करनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये हो गया हमारा, इट इज द डिस्क्रिएशन पावर, मतलब अगर ट्राइब्यूनल चाहता है, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो आपकी अपील को रिजेक्ट कर देगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिकॉज इट इज नॉट अ विद इन अ प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट। तो दिस इज ऑल अबाउट, मतलब अपील करना चाहते हो, अपील किस किस कंडीशन में हो सकती है, एग्रीव मतलब यू आर एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर पास बाय द ट्राइब्यूनल, आप अपील में जाइए, 80 में एप्लीकेशन अपनी लगाइए, अपील फाइल करिए। बट किन कंडीशन में आप अपील नहीं कर सकते, फर्स्ट कंडीशन, अगर ट्राइब्यूनल ने जो ऑर्डर पास करा गया है विद द कंसेंट ऑफ द पार्टी है, तो उस केस में आप अपील नहीं कर सकते। दूसरी चीज, अगर अब आते हैं टाइम लिमिट, टाइम लिमिट क्या है, विद इन 45 days कहाँ से काउंट होंगे, जहां से मुझे वो ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल अवेलेबल करा गया है, उस डेट से लेके 45 days। अब यहाँ पे एंटरटेन हो सकती है क्वेरी, फर्दर नॉट एक्सीडिंग द 45 days, बट इफ इट इज अ सफिशिएंट ग्राउंड फॉर नॉट फाइलिंग एन अपील विद इन अ टाइम पीरियड, अगर लगेगा अथॉरिटी को कि यहाँ पे आपको रोका गया है, तो देन दे विल एंटरटेन, अदरवाइज दे विल रिजेक्ट। दिस इज अ डिस्क्रिएशन पावर, नॉट अ मैंडेटरी कि आपके पास है। दिस इज ऑल अबाउट द समरी।
This is all about the summary that will be helpful before the exam. Students, see, I am always saying, मैंने revision strategies में भी बोला है, आपको मतलब like कि like if you are doing anything, आप स्टडी मैट से ही करिए। और मैं इस चीज की मतलब लाइक आई एम एश्योरेंस दे रही हूँ, अगर आप ये स्टडी मैट भी पढ़ोगे ना ICAI का, एंड यू विल कीप इट टिल द एंड ऑफ द एग्जाम, अब कोई इशू नहीं आएगा, एंड यू विल इजिली गेट द एग्जामिशन। दिस इज मतलब मैं एश्योरेंस दे रही हूँ इस चीज का। एंड वीडियो पे या कभी भी आप मेरे को वीडियो आके शो कर सकते हो, मैम आपने तो ऐसा बोला था, और ऐसा हुआ ही नहीं। ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, इफ यू आर डूइंग a study, I'm not talking for this particular subject. I'm saying to each and every subject of not a CA final, not intermediate, not a foundation. At each every stage, आपको सिर्फ ICAI के material को priority देनी है, because this is the superior. There is nothing above that. ठीक है? So अब आ जाता है origin opportunity of being here. सिंपल सी बात है। और अपील appellate ट्राइब्यूनल जो है आफ्टर गिविंग अ रीजनेबल अकॉर्डिंग पार्टी, वो उसको मॉडिफाई करेंगे या सेट साइड करेंगे ऑर्डर जो भी पास कराएगा, और हर पार्टी को appellate ट्राइब्यूनल सेंड करेगी कॉपी ऑफ द ऑर्डर। अब आ जाते हैं एक्सपीडियस डिस्पोजल। एक्सपीडियस का मतलब जल्दी से जल्दी डिस्पोज करना, लाइक जल्दी से जल्दी केस को सॉर्ट आउट करना। सो दिस इज कवर इन सेक्शन नंबर 422। लेट्स स्टार्ट एक्सपीडियस डिस्पोजल। जस्ट अ मिनट। यस, स्पीडी डिस्पोजल किसे बोलते हैं? जो भी पिटीशन प्रेजेंटेड करी गई है बिफोर द ट्राइब्यूनल एंड एवरी अपील जो भी फाइल करी गई है ट्राइब्यूनल विद इन डिस्पोज करी जाएगी। 3 मंथ्स का टाइम लिमिट होता है इसमें। कहाँ से काउंट होता है? फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स प्रेजेंटेशन बिफोर द ट्राइब्यूनल और फाइलिंग और अपील बिफोर द AT। मतलब आपने AT में या फिर ट्राइब्यूनल में आपने जब पेटिशन प्रेजेंट करी है उस डेट से 3 महीने के अंदर अंदर वो पेटिशन एप्लीकेशन जो है डिस्पोज ऑफ करी जाएगी। ठीक है? अब रीजन, अब सपोज दैट किसी कारण से हमारा 3 मंथ के अंदर अंदर एक्सपीडियसली मैटर डिस्पोज नहीं हुआ, पिटीशन एप्लीकेशन डिस्पोज नहीं हुई, तो क्या हुआ? वेयर एनी एप्लीकेशन या फिर हमारी डिस्पोज नहीं हुई विद इन द, तो ट्राइब्यूनल या फिर एप्लीकेट ट्राइब्यूनल क्या करेगा? वो सॉरी सॉरी रिकॉर्ड करेगा रीजन एंड कि वो इतने टाइम में क्यों नहीं कर पाया, एंड प्रेसिडेंट और चेयरपर्सन जो है आफ्टर टेकिंग इनटू द अकाउंट वो रीजन करेंगे और एक्सटेंड कर देंगे, जो कि 90 डेज से ज्यादा का फर्दर एक्सटेंशन नहीं होगा। मतलब वी कैन से दैट 3 मंथ्स फर्दर, बट वी हैव टू टॉकिंग अबाउट इन नंबर्स। मतलब स्टूडेंट देयर इज अ डिफरेंट, अगर यहाँ पर 3 मंथ्स की बात हो रही है इट मींस 3 मंथ्स, अगर यहाँ पर 90 डेज की बात हो रही है इट मींस यू कांट से दैट, मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि वो 3 मंथ्स हुए, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 2 और 3 डेज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सपोज दैट किसी लाइक रीजन से प्रेसिडेंट या फिर मतलब चेयरपर्सन रिकॉर्ड करेंगे रीजन और एक्सटेंड करेंगे इस टाइम को नॉट मोर देन द 90 डेज, और फिर वो ऑर्डर पास करा जाएगा। और प्रेसिडेंट और चेयरपर्सन हुई है लिबर्टी टू प्रोवाइड द एक्सटेंशन हाउ नॉट एक्सीडिंग द 90 डेज, मैक्सिमम है, ये बिल्कुल रिजिड है। और एक्सटेंशन जो है हमारे इट इज नॉट अ मैंडेटरी नेचर, अगर प्रेसिडेंट या फिर चेयरपर्सन को लगा तो वो लोग इसको एक्सटेंड करेंगे, अगर नहीं लगा तो वो उनकी पावर है, ये इट इज नॉट अ मैंडेटरी पावर। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू फर्दर। ये रहा 3 मंथ्स 90 डेज, दिस इज द समरी, इसको आप एक बार गो थ्रू कर लेना। ठीक है? सेक्शन नंबर 422 वी ऑलरेडी डन विद दिस एक्सपीडियस। अब आ जाते हैं अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। मैं शॉर्ट में करूंगी। अब देखो स्टूडेंट्स, कोई भी पहला था NCLT, अब NCLT से एग्रीव्ड हुआ तो कहाँ गया? NCLT। अब वो NCLT से भी एग्रीव्ड है सपोज दैट, तो वो कहाँ जाएगा? अब वो सीधा जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है? तो कोई भी पर्सन एग्रीव्ड है, बाय एन ऑर्डर पास करा गया, तो वो अपील करेगा सुप्रीम कोर्ट को विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज मींस। और यहाँ पर कोई एक्सटेंशन मतलब कॉन्डोनेशन है, यहाँ पे कॉन्डोनेशन ऑफ डिले दे रखा है फर्दर 60 डेज का। ओके, सो अगर कोई भी पर्सन एग्रीव्ड है बाय एन ऑर्डर पास बाय द एपीलेट ट्राइब्यूनल मे फाइल एन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसीट ऑफ द ऑर्डर ऑफ एपीलेट ट्राइब्यूनल। मतलब, और वहां पर सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ पर जो आपको अराइज हुआ है उसके लिए ही आप मतलब अपील कर सकते हो। इफ देयर इज अ केस विच इज नॉट रिलेटेड टू द क्वेश्चन ऑफ लॉ, सॉरी यू कांट मेक एन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट विद इन 60 डेज। इफ देयर इज अ सफिशिएंट ग्राउंड नॉट बीइंग अ फाइल एन अपील विद इन अ प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट, यस सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंशन दे सकती है, बट नॉट एक्सीडिंग द 60 डेज।
ठीक है, कॉन्डोनेशन ऑफ द डिलीवरी दे रखा है, तो प्रोवाइड द सुप्रीम कोर्ट अगर हमारा प्रिवेंटेड बाय द सफिशिएंट फोर्स, वही है फर्दर नॉट एक्सटेंडिंग। और इट इज अ डिस्क्रिशन पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इट इज नॉट अ मैंडेटरी पावर है स्टूडेंट्स, यू हैव टू कीप इन अ माइंड, इट इज अ डिस्क्रिएशन पावर। मतलब सुप्रीम ये नहीं है कि आपको पता है कि अरे चलो फर्दर 60 days और हैं, आगे फाइल कर देंगे एप्लीकेशन, इतने हम देख लेते हैं। No, you have, matlab, if Supreme Court will think about, yes, we have to provide, there is a sufficient ground, तो उस केस में condonation of delay मिलेगा, otherwise there is no condonation of delay. Okay, let's further continue. अब proceedings before the tribunal and appellate tribunal 424 में की किस तरीके से करेंगे, तो ये सारे वो हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगी इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में, सारा वही दिया गया है कि जो जो पावर है एपलेट ट्राइब्यूनल को, प्रोसीजर्स जो भी दिया गया है। अब आ जाते हैं, ये रहो, ट्राइब्यूनल और एपलेट ट्राइब्यूनल शैल नॉट लाइक अपील बिफोर इट की बाउंड द प्रोसीजर, वो मतलब लायबल नहीं है कि वो फॉलो ही करें प्रोसीजर जो कि कोड ऑफ सिमिलर प्रोसीजर 1908 में फॉलो किया गया है, ठीक है, मतलब वो अपने भी ग्राउंड्स बना सकते हैं नेचर ऑफ जस्टिस पे, मतलब अंडर ऑल दी अदर प्रोविजंस, एंड अपने खुद की वो पावर रेगुलेट कर सकते हैं। ट्राइब्यूनल एपलेट ट्राइब्यूनल शैल हैव द पावर टू रेगुलेट देयर ओन प्रोसीजर, उनके पास खुद की पावर है, बट इट शुड बी नेचुरल जस्टिस जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स। ठीक है, अब आ जाते हैं, ट्राइब्यूनल एंड एपलेट ट्राइब्यूनल शैल हैव द हमारा पावर, shall have the same power as vested in a civil court अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, मतलब ट्राइब्यूनल और ट्राइब्यूनल के पास सिमिलर पावर होती है जो कि हमारी जैसे कि सिविल कोर्ट के अंदर दी जाती है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। ठीक है, तो व्हाइल ट्राइंग अ सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग मैटर, तो कहाँ कहाँ समनिंग, किसी को बुलाना है, या उस पे एनफोर्सिंग, या उसको शपथ दिलानी है कि, और उसकी मतलब लाइक अटेंडेंस लगवानी है, या फिर कोई डिस्कवरी प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स लाने हैं, रिसीविंग कोई एविडेंस, या फिर एफिडेविट पर कोई एविडेंस चाहिए। ठीक है, मतलब ये सारी, अगर ये काम कराने हैं, तो ये सारी पावर जो है ट्राइब्यूनल एपलेट ट्राइब्यूनल के पास है, जो कि सिविल कोर्ट में दी गई है, सिविल कोर्ट के अंदर वही इनके पास है, मतलब किसी को बुलाना, एनफोर्सिंग, एग्जामिनेशन ऑन ओथ, कोई भी एविडेंस चाहिए हमें किस पर, एफिडेविट पर, या फिर किसी को इशूइंग द कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस, किसी विटनेस को बुलाना, कोई भी रिप्रेजेंटेशन फॉर डिसकॉल, मतलब एक्स पार्टी सेट असाइड करना, कोई भी ऑर्डर डिसमिस करना, और एक्स पार्टी के द्वारा कोई भी एनी अदर मैटर। ठीक है, अब आ जाते हैं नीचे, नेचर ऑफ डिक्री एंड इट्स एग्जीक्यूशन, कोई भी ऑर्डर पास करा गया है मे बी एनफोर्स्ड बाय द ट्राइब्यूनल इन अ सेम मैनर एज इफ इट वर अ डिक्री मेड बाय द कोर्ट, मतलब सेम पावर है सिविल कोर्ट की तरह, मतलब इनके पास भी ट्राइब्यूनल के पास भी। और जो पार्ट करा गया विद इन अ लोकल लिमिट ऑफ हुज जुरिडिक्शन, मतलब जिस जुरिडिक्शन में ऑर्डर पास करा गया उस जुरिडिक्शन में जाकर उनके लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिडिक्शन, इन केस ऑफ एन ऑर्डर अगेंस्ट द कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी हो गई, और मान लो इन केस ऑफ द किसी पर्सन, तो जो पर्सन का रजिस्टर्ड ऑफिस था उस जहां पर उसका पर्सनल या तो उसका रेजिडेंशियल एड्रेस या फिर बिजनेस एड्रेस होगा, जहां पर वो पर्सनली वर्क करता हो, वहां पर उसकी जो लोकल जुरिडिक्शन होगी, तो वहां उनके पास पावर मिलेगी। नेचर ऑफ प्रोसीडिंग्स, ऑल द प्रोसीडिंग्स जितनी भी ट्राइब्यूनल एपलेट ट्राइब्यूनल के पास होंगी वो मानी जाएंगी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स विद इन अ मीनवाइल ऑफ section number 193 and 228, it is not so much important, power to punish for contempt 425, इसका मतलब क्या है, ट्राइब्यूनल ट्राइब्यूनल के पास सेम जुरिडिक्शन है, शैल हैव द सेम जुरिडिक्शन पावर अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ कंटेंट ऑफ एज अ हाई कोर्ट एंड मे एक्साइज फॉर द पर्पस, पावर जो भी कंटेंट ऑफ कोर्ट में लिखा गया है, मतलब द रेफरेंस देयर टू हाई कोर्ट, कोई भी मतलब रेफरेंस टू दी, मतलब लाइक ट्राइब्यूनल एंड एपलेट ट्राइब्यूनल रेफरेंस टू द एडवोकेट जनरल मींस दे हैव अ सेम पावर, लाइक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में स्पेसिफाई करा गया है। ठीक है, अब आ जाता है डेलीगेशन ऑफ पावर, ट्राइब्यूनल और एपलेट ट्राइब्यूनल के पास बाय जनरल या फिर स्पेशल ऑर्डर से वो स्पेसिफाई कर सकते हैं ऑर्डर में कि कोई भी ऑफिसर या एम्प्लॉय एनी अदर पर्सन ऑथराइज जो करा गया है वो इस पर्टिकुलर मैटर पे इंक्वायरी करेगा, उसके पास ये राइट है, तो क्या ट्रिब्यूनल और एपलेट ट्राइब्यूनल के पास पावर है, वो ऑर्डर पास करके या तो जनरल या स्पेशल, और वो स्पेसिफाई कर सकते हैं यस दिस पर्सन हैज बीन ऑथराइज्ड बाय अस एंड हैविंग द पावर टू इन्वेस्टिगेट एंड सर्च, तो ये सब चीजें इंक्वायरी करने के लिए वो लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं, वो होती है डेलीगेशन ऑफ द पावर, जो कि स्पेसिफाई करी गई है इन द सेक्शन हमारा 426, प्रोटेक्शन ऑफ द गुड फेथ, कोई भी
एक्शन मतलब प्रोसिक्यूशंस और अदर लीगल प्रोसीडिंग्स शेल लाई अगेंस्ट द ट्राइब्यूनल प्रेसिडेंट, जो भी मेंबर होंगे या जो भी मतलब लिक्विडेटर जो भी उन्होंने अपॉइंट करेंगे फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शंस लियो डैमेज हो गया हमारा विच इज इन अ गुड फेथ और इंटेंडेड टू बी डन। मतलब उन्हें मतलब वो क्लेम्स दिए जाएंगे, डिस्चार्ज करा जाएगा उनसे, जो भी कोई भी उनके खिलाफ ना तो प्रोसिक्यूशन होगा, कोई भी ना लीगल प्रोसीडिंग्स होगी, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या चेयरपर्सन हो, अगर उन्होंने जो भी काम करे हुए हैं वो गुड फेथ में करे हैं। ठीक है, पावर टू सीक द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सेक्शन 429, आप इसको अपने अकॉर्डिंग स्टडी कर लेना, नॉट सो मच। सिविल कोर्ट नॉट टू हैव अ जुरिडिक्शन, suppose that no civil court shall have a jurisdiction to entertain any, मतलब कोई भी मैटर जो कि which tribunal हो गया हमारा is empowered to determine, law force हो गया हमारा अथॉरिटी। और इस केस में क्या है, तो कोई भी सपोज दैट वहां पर कोर्ट नहीं है, तो टू एंटरटेन करने के लिए कोई भी प्रोसीडिंग्स, तो उस केस में क्या होगा, एपीलेट ट्राइब्यूनल और ट्राइब्यूनल जो नियरेस्ट होंगे जुरिडिक्शन में उनके पास पावर है, वो उसको प्रोसीड कर सकते हैं। वैकेंसी एपीलेट ट्राइब्यूनल में नॉट टू इनवैलिडेट एक्ट और प्रोसीडिंग, सपोज दैट चेयरपर्सन चला गया या कोई मेंबर चला गया उस प्रोसीडिंग्स जो भी वो अटेंड कर रहे थे और उसके मेंबर चले गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रोसीडिंग्स रुक जाएंगी, प्रोसीडिंग्स चलेंगी एंड प्रोसीडिंग कोई भी इनवैलिडेट नहीं होगी। ठीक है, तो ये लिखा गया है कोई भी एक्ट या फिर प्रोसीडिंग्स हो गई हमारी सेल भी क्वेश्चन इनवैलिड नहीं होगी ऑन द ग्राउंड ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ अ वैकेंसी, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया हमारा ये एग्जांपल पढ़ लेना अच्छा है। राइट ऑफ टू द लीगल रिप्रेजेंटेशन 432 में लिखा गया है कोई भी पार्टी टू प्रोसीडिंग्स अपील हो गई हमारी एज द केस में भी, या सॉरी या तो वो खुद आ सकती है या फिर वो ऑथराइज कर सकती है। अब यहाँ पर कौन कौन है लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी और कॉस्ट अकाउंटेंट, लीगल प्रैक्टिशनर या फिर कोई भी एनी अदर पर्सन इस केस बिफोर, और वो मतलब वो देखा जाएगा डिस्चार्ज ना हो, जो भी मतलब बेसिक ग्राउंड्स होती है क्रिमिनल लॉ में ना आता हो कोई पर्सन, तो इस केस में क्या है, कोई भी एक छोटी सी मतलब लाइक उसको साइन करके हम लोग ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बना देंगे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव बना देंगे, और वो कोर्ट में जाके उसके बिहाफ पर लाइक दे विल टॉक। ठीक है, अब इसके बाद आ जाए लिमिटेशन। लिमिटेशन का मतलब क्या है, अपील्स हो गए हमारे बिफोर, जो भी हमारे जो भी टाइम लिमिट सारी चीजें हैं, ड्यूरेशन सारा मेंशन है हमारा प्रोसीडिंग्स। लिमिटेशन एक्ट 1963, ट्रांसफर ऑफ द सर्टेन पेंडिंग प्रोसीडिंग्स, यहाँ पर कोई भी मैटर प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है तो यहाँ पर ये इसके ट्रांसफर की बात चल रही है, चलो हम इसके बात कर लेते हैं। ऑन सच डेट एज में नोटिफाइड बाय द ऑल द मैटर, जितने भी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है बिफोर द एनसीएल लाइक एनसीएलटी 1956 में, इमीडिएटली आफ्टर कमिंग द कंपनीज एक्ट 2013 वो ट्रांसफर हो जाएंगे ट्राइब्यूनल और एपलेट ट्राइब्यूनल को, जो भी अकॉर्डेंस होंगे। एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एनी डिसीजन या फिर ऑर्डर ऑफ द कंपनी लो बोर्ड होता था पहले, तो वो फाइल करेंगे हाई कोर्ट को विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ डिसीजन या फिर ऑर्डर ऑफ द एनसीएलबी टू हिम ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ। मतलब अगर आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हो तो क्वेश्चन ऑफ लॉ पर ही अपील फाइल होती है, प्रोवाइडेड दैट वो एक्सटेंशन भी मिल सकता है देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड फर्दर, लेकिन यहाँ पे 60 दिन से ज्यादा का एक्सटेंशन नहीं है, 60 डेज। ठीक है, सेम एज आप ऐसे याद कर लेना जो सुप्रीम कोर्ट के लिए थे एक्सटेंशन टाइम लिमिट ओरिजिनल, और यहाँ पर भी सेम है। ऑल द प्रोसीडिंग्स जितनी भी 1956 में थी पेंडिंग, इंक्लूडिंग जो भी प्रोसीडिंग्स है आर्बिट्रेशन कंप्राइज अरेंजमेंट रिकंस्ट्रक्शंस एंड द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनीज, जो पेंडिंग थी इमीडिएटली बिफोर डिस्ट्रिक्ट एंड सेल स्टैंड ट्रांसफर टू दी ट्राइब्यूनल एंड ट्राइब्यूनल में प्रोसीड करेगा और डील करेगा इसके साथ। मतलब जितनी भी कंपनी लॉ बोर्ड में प्रोसीडिंग्स थी इंक्लूडिंग लाइक ऑल द प्रोसीडिंग जो भी कंपनीज एक्ट 1956 में थी, अरेंजमेंट की और रिकंस्ट्रक्शन की और डजंट मैटर, और वो लाइक इमीडिएटली बिफोर सच डेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट सेल स्टैंड ट्रांसफर करेगा किसको, ट्राइब्यूनल को, ट्राइब्यूनल जो है इनके साथ डील करेगी। प्रोवाइडेड फर्दर दैट कोई भी पार्टी या फिर प्रोसीडिंग्स रिलेटिंग टू द बाइंडिंग अप है तो वो इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट में फाइल एंड ट्रांसफर करेगी हमारी इसको, ये किसके साथ डील करा जाएगा, आईबीसी। अगर कोई आईबीसी से रिलेटेड है क्योंकि आईबीसी के लिए अलग एक्ट बन गया,
तो कोई भी रिलेटेड होगा केस तो वो किसको ट्रांसफर होगा, आईबीसी को, ठीक है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट आपने इकोनॉमिक लॉ में देखा होगा, तो वहां पर वो उसको ट्रांसफर कर देगी हमारी कोर्ट, प्रोवाइडेड दैट, मतलब जो कंपनी लॉ से रिलेटेड है जितने भी लॉ बोर्ड से, क्योंकि पहले दोनों मिक्स थे, अब क्या कर दिया, जो आईबीसी से रिलेटेड है वो आईबीसी को ट्रांसफर की ट्राइब्यूनल को ट्रांसफर कर देंगे, और जो बाकी के रिमेनिंग कंपनी से रिलेटेड है वो ट्राइब्यूनल को ट्रांसफर कर देंगे, तो रिस्पेक्टिवली दे विल डील। अब इसके बाद आ जाते हैं, provided that only such proceedings related to the winding up of the company shall be transferred to at any stage by the वही जो भी मतलब only such proceedings, मतलब students you are very able to keen to listen, मतलब able to understand कि यहाँ पर किस चीज के बारे में बात हो रही है। मतलब यहाँ पर हो रही है कि बात वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी से रिलेटेड कोई भी प्रोसीडिंग्स है वो ट्राइब्यूनल को ट्रांसफर होगी किसी भी स्टेज पर, और जो कि प्रिस्क्राइब करा गया है किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट में। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट अगर कोई भी केस है और वो अदर देन वाइंडिंग अप है, फॉर विच ऑर्डर फॉर अलाउइंग या फिर अदरवाइज ऑफ प्रोसीडिंग्स आर नॉट रिजर्व बाय द हाई कोर्ट, वो भी ट्रांसफर करा जाएगा, शैल बी ट्रांसफर टू दी tribunal, provided that all the proceedings 1956 में other than the case related to winding up that are reserved for the allowing otherwise proceedings और proceedings related to the winding up have not वो ट्रांसफर हो गया हमारा, shall be dealt in accordance in 1959। मतलब जो भी चीजें न्यू लाइक ट्राइब्यूनल या फिर आईबीसी को ट्रांसफर नहीं हुई है तो वो रिस्पेक्टिवली 1956 के अकॉर्डिंग ही डील होंगी और वो उसी के अंदर डील होंगी, ठीक है। प्रोवाइडेड आल्सो दैट जो भी प्रोसीडिंग्स रिलेटेड टू द केस ऑफ द वॉलंटरी वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी है वेयर द नोटिस ऑफ द रिजोल्यूशन बाय द एडवर्टीजमेंट, और यहाँ पर वो उसके अकॉर्डिंग डील होगा आप, और ये मतलब ये उसी का है, मतलब वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, नोटिस ऑफ रिजोल्यूशन बाय द एडवर्टीजमेंट गिवन करा गया एंड इस पर्टिकुलर 1956 में, बट द कंपनी हैज नॉट बीन डिसॉल्व बिफोर, मतलब 1 अप्रैल 2017 से पहले कंपनी डिसॉल्व नहीं हुई है तो वो उसी अकॉर्डिंग में डील करेगी। अगर कंपनी 1 अप्रैल 2017 से पहले डिसॉल्व हो गई है तो फिर न्यू में ट्रांसफर होगा, लेकिन अगर नहीं हुई है तो वो पुराने वाले से ही डील करा जाएगा। बेसिकली यहाँ पे आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द न्यू कंपनीज एक्ट 2013 के बाद मतलब बताया गया है कि कौन से केस ट्रांसफर होंगे, अगर वो नहीं हो रहे हैं तो कहाँ कौन डील करेगा इनके वो, तो दीज ऑल थिंग्स आर द मेंशन। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द एनसीएलटी एंड एनसीएलटी। कोई भी क्वेरी हो यू कैन आस्क इन माय व्हाट्सएप नंबर, तो एनी टाइम आई विल ट्राई टू आंसर इफ आई विल बी फ्री। only the there is only one like a medium available to talk with me because insta mails मतलब calls में भी I will miss because time नहीं मिलता, थोड़ा काम ज्यादा चल रहा है, but yes definitely I will try to मैं WhatsApp देखती हूँ, मेरे को रात को like 1 2 12 मतलब ऐसे टाइम जाता है मेरा मैसेजेस रिप्लाई करने में, स्टूडेंट्स की क्वेरीज आती है मैम स्टडी नहीं हो रही है कैसे करनी है, सो definitely if I will not instant reply but later on I will definitely reply. Give me left a query on a WhatsApp. All the very best students, give your best. Bye bye, take care.